We are very, very clear on that our Congress party workers will do that only. This is our decision. First two chance था. कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वंदे मातरम पर देश की राजनीति में ऐसा घमासान मचा है कि गीत के सुर कम, सियासी सुर ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। 5 दिन पहले 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हुआ विवाद अब 1937 तक पहुंच गया है। कांग्रेस कह रही है कि उसके कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पहले 2 अंतरे ही गाए जाएंगे। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने 1937 में तुष्टीकरण किया था और अब तो स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही है। तो सवाल ये है कि 1937 में ऐसा हुआ क्या था? नेहरू ने क्या कहा था? टैगोर की क्या राय थी? गांधी इस पर क्या सोचते थे? और जिन्ना क्यों वंदे मातरम से चिढ़े हुए थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 1950 में संविधान सभा ने भी वंदे मातरम को सिर्फ 2 अंतरों तक सीमित किया था, या फिर इतिहास की कहानी कुछ और है? आज इस पूरे इतिहास की सियासी धूल झाड़ कर देखते हैं कि वंदे मातरम आखिर गीत से विवाद और विवाद से राजनीति का इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया। इसके बाद दिन की अन्य बड़ी खबरों पर भी नजर डालेंगे। नमस्ते और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by New India Assurance and ZX. Presenting the New India Stree Shakti Samrakshan policy includes mass layoff, personal accident, posh victim, and optional fire and burglary cover. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक साल 1937। वंदे मातरम पर कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ था? जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, जिसकी ढाल बनाकर आज कांग्रेस वंदे मातरम पर सरकार से 2 हाथ करने को तैयार है? पूरा इतिहास खंगालेंगे, पर पहले वर्तमान के विवाद पर जरा गौर फरमाते हैं, जिस कारण पिछले 5 दिन से लगातार वंदे मातरम पर हंगामा बरपा हुआ है। इस पूरे विवाद की क्रोनोलॉजी समझने के लिए चलते हैं कांग्रेस मुख्यालय। सब कुछ शुरू हुआ स्वतंत्रता दिवस को। उस रोज लाल किले से लेकर हर छोटे बड़े संस्थान में तिरंगा फहराया जाता है। कांग्रेस मुख्यालय में भी तिरंगा फहराने की रिवायत है। झंडा फहराते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने तिरंगा फहराया। यहाँ तक सब कुछ आम था। फिर इस कार्यक्रम का एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ और कंट्रोवर्सी के सेंटर में आ गई सोनिया गांधी। हुआ ये कि स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जा रहा था। तभी सोनिया गांधी कुछ बोलते हुए दिखी। सोनिया पीछे मुड़कर कुछ बोल रही थी और इसका वीडियो सामने आया। वीडियो आया तो बीजेपी ने सीधे सोनिया गांधी पर राष्ट्रीय गीत के अपमान का आरोप लगा दिया। बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने एक्स पर सोनिया गांधी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के दौरान सोनिया गांधी की आपत्ति और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से यह पूछना कि इसे क्यों बजाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को उजागर करता है। क्या ये वही कांग्रेस है जो देश के स्वतंत्रता संग्राम की विरासत पर अपना दावा करती है? ऐसे तमाम आरोप बीजेपी की तरफ से कांग्रेस और सोनिया गांधी पर लगाए गए। कार्यक्रम के बाद कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने मीडिया से बात की। उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया। पहले तो उन्होंने 1937 वाला इतिहास बताया, फिर बोले कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम रोकने की कोशिश नहीं की, वो तो खड़गे जी को कुर्सी लाने के लिए बोल रही थी। अक्टूबर 1937 में रविंद्रनाथ टैगोर ने सलाह दी पंडित जवाहरलाल नेहरू को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कि पहले पंक्तियों का इस्तेमाल कीजिए, और तब से हर एक कांग्रेस अधिवेशन में वही पंक्तियां लोग गा रहे हैं। हमारा सेवा दल गाता है, हमारे कार्यकर्ताएं गाते हैं। इसमें कोई वाद विवाद आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो। कांग्रेस ने सफाई दे दी, ये भी कहा कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में पूरा वंदे मातरम गाया गया, लेकिन यह भी दर्ज कराया कि 1937 से राष्ट्रीय गीत के 2 ही स्टैंजा गाए जा रहे हैं। पर बीजेपी की तरफ से इस सफाई को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। उधर से अटैक जारी था। ये विवाद तब हो रहा है जब कुछ ही दिन पहले सरकार ने वंदे मातरम बिल पास कराकर कानून बनाया है। वैसे इसको बोलचाल की भाषा में वंदे मातरम बिल कहा जा रहा है। असल में इसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट 2026। कानून 1971 में ही बन गया था, अभी कानून में संशोधन किया गया है
1971 के कानून की धारा 3 के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान गाने से रोकता है या राष्ट्रगान गा रही सभा में जानबूझकर व्यवधान डालता है तो उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब 2026 के संशोधन ने वंदे मातरम को भी इसी धारा के दायरे में शामिल किया है, यानी जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकना या सभा में व्यवधान डालना भी इसी तरह का एक अपराध होगा। 6 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल पर दस्तखत कर दिए, कानून बन गया। 15 अगस्त को विवाद भी हो गया। अभी सोनिया गांधी वाला विवाद थमा नहीं था कि बीजेपी ने गोवा के कार्यक्रम पर कांग्रेस को घेर लिया। 17 अगस्त 2026 को गोवा में कांग्रेस का बूथ लेवल सम्मेलन था। यहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि कार्यक्रम में सिर्फ वंदे मातरम के पहले 2 अंतरे गाए गए। बीजेपी ने इसे भी राष्ट्रीय गीत का अपमान बताया। इसके बाद कांग्रेस ने अपनी ओर से ये कहा कि उसके कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के केवल पहले 2 अंतरे ही गाए जाएंगे। इसके बाद विवाद बढ़ा। वैसे कांग्रेस के एक धड़े का ये मानना है कि पार्टी को ऐसे मुद्दे पर थोड़ा सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि इस विवाद के तार जुड़े हैं राष्ट्रवाद से। बीजेपी पहले से इस पिच पर फ्रंट फुट पर खेलती आई है। फिर आया 19 अगस्त, मुद्दा कांग्रेस की वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक में उठा। कल 19 अगस्त को CWC ने फैसला किया कि पार्टी अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पहले 2 अंतरे ही गाएगी। CWC ने फैसले पर 1937 की कार्यसमिति के एक प्रस्ताव का हवाला दिया। पार्टी का कहना है कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम के पहले 2 अंतरे ही गाने का समर्थन किया था। Topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will obey that decisions. We are very, very clear on that, that our Congress party workers will do that only. This is our decision. First 2 chance था complete. आमतौर पर ऐसे विषयों पर बीजेपी के प्रवक्ता मीडिया को बाइट देते हैं या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन वंदे मातरम विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज मोर्चा संभाला। शाह ने कांग्रेस के फैसले को सीधे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया। कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। अमित शाह ने अभी के फैसले पर तो कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए ही 1937 के कांग्रेस के फैसले को मुस्लिम तुष्टीकरण करार दिया। सवाल यह है कि 1937 की कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में असल में हुआ क्या था। इस सवाल के जवाब पर पहुंचने से पहले वंदे मातरम का थोड़ा इतिहास जानना जरूरी है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में लिखा था। पहली बार 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में यह प्रकाशित हुआ। इसमें संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषाओं की झलक मिलती है। बंकिम चंद्र बंगाली साहित्य के महान उपन्यासकार, कवि और पत्रकार रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि बंकिम चंद्र के लेखन ने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को नई दिशा दी। खासकर आनंद मठ और वंदे मातरम ने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। इतिहासकार सब्यसाची भट्टाचार्य अपनी किताब वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ अ सॉन्ग में लिखते हैं, अखबारों, पैम्फलेट्स और नारों के जरिए वंदे मातरम आनंद मठ से निकलकर पूरे देश में फैला और अंग्रेजों के कानों के लिए ये पिघलता शीशा बना। 28 दिसंबर 1896 को रविंद्रनाथ ठाकुर ने वंदे मातरम को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में वंदे मातरम बंगाल के लोगों का सबसे बड़ा हथियार बना। देश में बंगाल विभाजन का विरोध चल रहा था। रंगपुर, जो आज बांग्लादेश का एक हिस्सा है, वहाँ के एक स्कूल में बच्चों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ वंदे मातरम गाया। अंग्रेज इस बात से इतना तिलमिला गए कि बच्चों से बदला लेने पर उतारू हो गए। 200 छात्रों पर 5-5 रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही स्कूलों में वंदे मातरम गाने पर बैन लगा दिया गया। बैन का असर ऐसा हुआ कि हजारों छात्रों ने स्कूल छोड़ दिए, प्रोटेस्ट मार्च निकाले गए और समूचे बंगाल की गलियां वंदे मातरम के नारे से गूंजने लगीं। लेकिन कुछ समय बाद वंदे मातरम को लेकर मतभेद और विरोध भी सामने आने लगे। धीरे धीरे इस पर राजनीति शुरू हुई। 1920 में बंगाली मैगजीन इस्लाम दर्शन में वंदे मातरम को मूर्ति पूजा का रूप बताया गया। 1928 में शरीयत इस्लाम मैगजीन में कहा गया कि वंदे मातरम मुसलमानों के लिए हराम है। 1930 के दशक में मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का विरोध तेज कर दिया।
अक्टूबर 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई जिसने वंदे मातरम के एक हिस्से को हटाकर सिर्फ 2 पदों को यानी पहले 2 पदों को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। इस पर सब्यसाची भट्टाचार्य अपनी किताब में लिखते हैं कि 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम पर विवाद बढ़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर से सलाह लेने का फैसला किया। नेहरू ने अक्टूबर 1937 में रविंद्रनाथ टैगोर को चिट्ठी लिखी और इसमें क्या लिखा कि हाल में मैंने आनंद मठ का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा, ये समझ आ रहा है कि यह मुसलमानों को परेशान कर सकता है। जिस पर रविंद्रनाथ टैगोर ने जवाब दिया कि वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंजा सुंदर हैं और इसमें राष्ट्रवाद और देश के प्रति प्रेम की भावना दिखती है, इसलिए आगे के हिस्सों से टैगोर सहमत नहीं थे क्योंकि उनमें धार्मिक प्रतीक और भावनाएं हैं जो सबको स्वीकार्य नहीं हो सकती। टैगोर ने साफ कहा कि अगर गीत के बाकी हिस्से मुसलमानों को ठेस पहुंचाते हैं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। इसके बाद 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया और वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंजा को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया जाता है ताकि सभी समुदायों की भावनाओं का बराबर सम्मान बना रहे। 2 स्टैंजा जो वंदे मातरम या राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृत किए गए वो आप जानते हैं, पर जो 4 स्टैंजा हटाए गए वो कुछ इस प्रकार हैं। सप्तिकंठ कल कल निनाद कंगले, निशब्द कोटि भुज धुत खर खकर वाले, के बोले माँ तुम अबले बहुबल धारणीम नमामि तारणीम रिपुदल वारणीम मातरम मातरम वंदे मातरम। तुम्हें विद्या तुम्हें धर्मा तुम्हें हृदय तुम्हें मर्म, तुम्हें ही प्राणा शरीरे बहुत तुम्हें माँ शक्ति, हृदय तुम्हें माँ भक्ति, तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। तुम्हें ही दुर्गा 10 प्रहर धारणीम, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि तत्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। श्यामलाम सरलाम सुष्मिताम भुष्मिताम धरणीम भरणीम मातरम वंदे मातरम। इन 4 अंतरों में भारत माता का वर्णन है, हिंदुओं के लिए पूजनीय दुर्गा, लक्ष्मी और देवी सरस्वती का जिक्र। मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना को भी इस पर आपत्ति थी। वो इसे अपनी धार्मिक पहचान और राजनीतिक अधिकारों पर हमला मान रहे थे। उनका मानना था कि इस गाने में भारत को एक देवी जैसे दुर्गा के रूप में पूजा जा रहा है जो इस्लाम के मोनोथिज्म यानी एक ईश्वर को मानने वाले सिद्धांत के खिलाफ है। इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत करना हराम है। हालांकि वंदे मातरम के सिर्फ 2 स्टैंजा ही गाने के प्रस्ताव के बाद भी जिन्ना का विरोध रुका नहीं। 1930 का दशक तब खत्म होने को था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रिश्तों में लगातार दूरियां बढ़ रही थी। इसी दौर में वंदे मातरम गीत विवादों के केंद्र में आ गया। मुस्लिम लीग के एक बड़े तबके में वंदे मातरम के खिलाफ नाराजगी इतनी गहरी हो चुकी थी कि सीधे मोहम्मद अली जिन्ना इसमें कूद पड़े। मोहम्मद अली जिन्ना की निजी डायरी में 1938 के कुछ नोट्स मिलते हैं। ये नोट्स उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से होने वाली बातचीत के लिए तैयार किए थे। इन नोट्स के सबसे ऊपर 3 लाइनें लिखी हैं, मुस्लिम मास कॉन्टैक्ट मस्ट सीज, वंदे मातरम मस्ट गो, नेशनल फ्लैग मस्ट गो। 17 मार्च 1938 को जिन्ना ने नेहरू को एक खत लिखा। इसमें जिन्ना ने लाहौर के न्यू टाइम्स अखबार का एक आर्टिकल भेजा। इस आर्टिकल में मुस्लिम डिमांड्स को लिस्ट किया गया। इसमें साफ लिखा था कि मुसलमान वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में नहीं मानेंगे, चाहे उसका बदला हुआ वर्जन ही क्यों ना हो। इसके बाद अप्रैल 1938 में कोलकाता में हुए मुस्लिम लीग के सेशन में जिन्ना ने कांग्रेस पर सीधे आरोप लगाए। अपने भाषण में जिन्ना ने कहा कि कांग्रेस सभी पर वंदे मातरम थोपना चाहती है, जिसकी वजह से देश में कड़वाहट और विरोध फैल रहा है। जिन्ना ने कहा कि सम्मानजनक समझौता सिर्फ बराबरी की हैसियत पर होता है। 1940 के दशक में हिंदुओं के लिए वंदे मातरम बरतानिया हुकूमत के विरोध का नारा बन गया, जबकि मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा। ये तो मुस्लिम लीग और जिन्ना का स्टैंड था। महात्मा गांधी वंदे मातरम को लेकर क्या सोचते थे? सब्यसाची भट्टाचार्य अपनी किताब के चैप्टर द कम्युनल वॉर क्राई में लिखते हैं कि 1947 में महात्मा गांधी ने कोलकाता की एक प्रार्थना सभा में वंदे मातरम की तुलना की थी अल्लाहू अकबर के नारे से। इसके सांप्रदायिक रंग पर उन्होंने चिंता जताई थी। सब्यसाची भट्टाचार्य की किताब कहती है कि वंदे मातरम को लेकर महात्मा गांधी का स्टैंड समय के साथ बदलता रहा। पहले उनकी राय अलग थी। 1905 से 1915 के बीच गांधी वंदे मातरम के बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने इसे देशभक्ति से भरा गाना बताया था। 1905 में उन्होंने अपने अखबार इंडियन ओपिनियन में लिखा था कि यह हमारा राष्ट्रीय गान होना चाहिए, बन गया है। 1915 में उन्होंने कहा था कि बहुत ही खूबसूरती से कवि ने भारत माता को इसमें दर्शाया है। 1940 का दशक आते आते गांधी का नजरिया वंदे मातरम को लेकर थोड़ा डिफेंसिव हो गया। महात्मा गांधी ने अपने अखबार हरिजन में इसके बारे में लिखा कि वो वंदे मातरम को राष्ट्र भावना से जोड़कर देखते हैं। उन्होंने माना कि वंदे मातरम उन्हें गहराई तक छूता है, पर उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है। गांधी जी ने यह भी लिखा कि वे कभी वंदे मातरम को लेकर झगड़ा नहीं चाहेंगे, ये लाखों लोगों के दिलों में बसा है। साथ ही गांधी ये भी मानते थे कि वंदे मातरम किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए। सब्यसाची की किताब में महात्मा गांधी के विरोधाभासी रवैये को पॉइंट आउट किया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता राम माधव ने इंडियन एक्सप्रेस में अपने एक लेख में यह दावा किया है कि वंदे मातरम को लेकर विवाद
कांग्रेसी नेताओं के बीच भी रहा है। 8 नवंबर 2025 को राम माधव ने अपने आर्टिकल में लिखा कि साल 1923 में आज के आंध्र प्रदेश के काकीनाडा शहर में कांग्रेस का सालाना सत्र होना था। इस सत्र में महात्मा गांधी को छोड़कर सभी बड़े कांग्रेसी नेता मौजूद थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर सेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, साथ में मोतीलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल समेत कस्तूरबा गांधी भी शामिल थी। उद्घाटन में म्यूजिशियन विष्णु दिगंबर पलुस्कर को वंदे मातरम गाना था, लेकिन जैसे ही वो मंच पर पहुंचे अध्यक्ष मोहम्मद अली जौहर ने आपत्ति जताई कि वंदे मातरम मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, इसलिए यहाँ इसे नहीं गाना चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया, सभी नेता चुप। लेकिन इस पर पलुस्कर ने जवाब दिया, यह देश का मंच है, किसी एक समुदाय की सभा नहीं, ना ही कोई मस्जिद। इतना कहकर उन्होंने वहीं खड़े खड़े वंदे मातरम गाया। कांग्रेस ने माहौल ठंडा करने के लिए सभा में इकबाल का लिखा सारे जहां से अच्छा भी शामिल किया। ये दिखाता है कि वंदे मातरम पर विवाद कांग्रेसी नेताओं के भीतर भी व्याप्त रहा है। वैसे ही विरोधाभास संविधान सभा में देखने को मिला। संविधान सभा में ये सवाल फिर पहुंचा कि देश के राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को लेकर आखिर फैसला क्या हो। सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च से जुड़े विनीत कृष्ण ने संविधान सभा की बहस पर एक विस्तृत लेख लिखा है। उनके मुताबिक 31 जुलाई 1947 को एच.वी. कामत ने संविधान सभा से कहा कि दूसरे देशभक्ति गीतों के साथ वंदे मातरम को भी आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होना चाहिए। इसके करीब 2 हफ्ते बाद आई 14 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक रात। भारत आज़ाद होने वाला था। सत्ता हस्तांतरण समारोह की शुरुआत सुचेता कृपलानी ने वंदे मातरम के पहले अंतरे से की, यानी आज़ाद भारत की पहली बड़ी ऐतिहासिक शाम में भी वंदे मातरम की मौजूदगी रही थी। लेकिन इसके तुरंत बाद विवाद भी सामने आया। 26 अगस्त 1947 को एच.वी. कामत ने संविधान सभा में कहा कि 14 अगस्त की रात कुछ सदस्य वंदे मातरम गाए जाने के बाद ही सभा में पहुंचे थे। कामत के मुताबिक ये लोग एक साथ अंदर आए थे। उन्हें लगा कि ये सिर्फ संयोग नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया था। कामत ने एक और बात कही कि भले ही वंदे मातरम को उस समय आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय गीत नहीं बनाया गया था, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में हज़ारों लोगों के बलिदान, खून, आंसू और शहादत से ये गीत जुड़ा हुआ था। फिर आया 1948-1949 का दौर। संविधान सभा में वंदे मातरम को लेकर भावनाएं और ज़्यादा खुलकर सामने आने लगी। नवंबर 1948 में सेठ गोविंद दास ने जोरदार तरीके से कहा कि वंदे मातरम को ही राष्ट्रीय गान बनाया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि यह गीत आज़ादी की लड़ाई से गहराई तक जुड़ा हुआ है। उन्होंने जनगण मन पर भी सवाल उठाया। उनका दावा था कि इसे 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के भारत आने के मौके पर लिखा गया था और इसमें सम्राट की प्रशंसा की गई थी। संविधान सभा में बंगाल के नेताओं ने भी वंदे मातरम और इसके लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की भूमिका को याद किया था। सितंबर 1949 में सतीश चंद्र ने कहा कि बंकिम चंद्र का लिखा हुआ वंदे मातरम एक ऐसे मंत्र की तरह था जिसने हजारों लोगों को देश के लिए बलिदान देने की प्रेरणा दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाली भाषा और बंकिम चंद्र के योगदान की तारीफ की। वहीं पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी राष्ट्रीय भाषा के आंदोलन और 19वीं सदी के बंगाल के संदर्भ में वह वंदे मातरम का जिक्र किया। पर सबसे महत्वपूर्ण 24 जनवरी 1950 की तारीख गणतंत्र बनने से ठीक पहले संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बयान आया। उन्होंने कहा, जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान होगा और वंदे मातरम जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है उसे जनगण मन के बराबर सम्मान और समान दर्जा दिया जाएगा। अब तो सरकार ने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को लेकर कानून भी एक जैसा बना दिया है, पर वंदे मातरम एक बार फिर विवादों में है। आज अमित शाह ने 1937 के कांग्रेस के फैसले पर भी सवाल उठाए। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। कांग्रेस अपने स्टैंड पर अडिग है कि हम तो वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंजा ही गाएंगे। तो देखना होगा कि बीजेपी इस मसले को कितना खींच पाएगी और जो राजनीतिक नुकसान उसे पिछले कुछ दिनों में हुआ है उसकी कितनी भरपाई इससे हो पाएगी। बड़ी खबर में इतना ही। अब बारी सुर्खियों की। पहली सुर्खी, झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों को एक बार फिर झटका लगा है। पिछली बहालियों को कैंसिल हुए अभी 48 घंटे भी नहीं बीते थे कि हाईकोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी। 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं के जरिए हुई सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने वाले सरकारी आदेशों पर रोक लग गई है। हाईकोर्ट ने फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की नियुक्तियों को रद्द करने वाले आदेश पर भी रोक लगा दी है। हेमंत सोरेन की सरकार ने 18 अगस्त को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया था। ब्लैक लिस्टेड एजेंसी टीएसआर ने 2014 से जितनी परीक्षा कराई हैं उन्हें भी रद्द करने का ऐलान हुआ था। इन परीक्षाओं में चयनित होकर अलग अलग जगहों पर अपनी सेवाएं दे रहे इस अधिकारियों पर तलवार लटक गई।
मसलन जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा के जरिए 342 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई थी। इसमें से कुछ ट्रेनिंग पूरी कर चुके थे, कुछ ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे। सोरेन सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाई गईं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी कर रहे थे इस मामले में वकील अमृतांश वत्स। बोले कि हाईकोर्ट ने माना है कि सरकार का फैसला प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन करता है, इसलिए इस पर रोक लगा दी गई है। रोक लगने से 450 उम्मीदवारों को राहत मिली। कोर्ट ने झारखंड सरकार से 15 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। उसी दिन अगली सुनवाई भी होगी। अगली सुर्खी, नीट यूजी विरोध प्रदर्शनों में हुई हिंसा की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनेगी। कमेटी बनाने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस सुभाष रेड्डी इसकी अध्यक्षता करेंगे। कमेटी में 4 सदस्य और हैं, जिनके नाम इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन, लाठीचार्ज और बिना पर्याप्त वार्निंग के आंसू गैस के इस्तेमाल की जाँच की जाएगी। महिला प्रदर्शनकारियों से उत्पीड़न और अभद्रता के आरोपों के अलावा पुलिस एक्शन में लोगों को गंभीर चोट पहुँचने के मामलों की भी जाँच होगी। कोर्ट ने साफ किया है कि कमेटी की जांच केवल एक बार की कवायद नहीं होगी, लगातार और समय समय पर आकलन किया जाएगा। अगर पुलिसिया एक्शन में कोई ज्यादती हुई है तो उसके पीछे चेन ऑफ कमांड की भी जांच होगी। कमेटी अपनी अंतरिम रिपोर्ट भी समय समय पर सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। कोर्ट ने भरोसा जताया कि एचपीसी की सिफारिशें महत्वपूर्ण होंगी। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।